नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रेडिक्टेबल यूपीएससी बाय शुभम। इसमें वी आर डूइंग सीसेट पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें अभी तक हमने 2014 से लेकर 2018 तक के सीसेट के कॉम्प्रिहेंशन कर लिए। आज हम करेंगे 2019 के कॉम्प्रिहेंशन। अभी तक हमने ये देखा है कि पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कोरोलरी वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, अजम्पशंस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इम्प्लीकेशंस और क्रक्स इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस तरह के स्टेटमेंट्स को हमें एलिमिनेट करना है और हमें आंसर कैसे निकालने हैं, मेथड क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, वो हम देख चुके हैं पीछे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाके वीडियो देखे। तो स्ट्रेटेजी ये थी हमारी कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद पैसेज को पढ़ना है और फिर पैसेज के हिसाब से आंसर देना है। अपने मन से आंसर नहीं देना है। मैं वीडियो को पॉज करूंगा, आपको पैसेज पढ़ना है, फिर मैं पैसेज को समझाऊंगा कि उसमें क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मेन आइडिया दैट वी इन्फर फ्रॉम द पैसेज। तो आप वीडियो पॉज करके पैसेज को पढ़िए, फिर मैं समझाता हूँ। देखो, पैसेज में बात कर रहा है हिस्ट्री ऑफ इनजस्टिस, जैसे अनटचेबिलिटी। हिस्टोरिकल इनजस्टिस क्यों है? उसके रीजन है हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, और ये हिस्टोरिकल रॉन्ग्स अभी तक कंटिन्यू है। कुछ को हमने ठीक कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फॉर्म में अभी भी प्रेजेंट है, और लोग है ना, अभी भी रेसिस्ट कर रहे हैं चेंज के लिए। तो रेसिस्ट क्यों कर रहे हैं, उसके दो रीजन्स दिए हैं। पहला ये है कि भाई जो हिस्ट्री ऑफ इनजस्टिस है ना, बहुत डीप रूटेड है, हमारे ब्लड में, खून में है। साथ में इनजस्टिस कॉन्स्टिट्यूट्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, आइडियोलॉजीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड रीजन क्या बोल रहा है कि भाई कैटेगरी ऑफ हिस्ट्री ऑफ इनजस्टिस ये बहुत है, जैसे कि इकोनॉमिक डेप्रिविएशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड लैक ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। और ये जो कैटेगरी है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द ओवरलैप बिटवीन अ नंबर ऑफ लॉन्ग्स, बट बिकॉज वन और द अदर रॉन्ग। जनरली डिस्क्रिमिनेशन टेंड्स टू एक्वायर पार्शियल ऑटोनॉमी फ्रॉम अदर्स। दिस इज borne आउट बाय हिस्ट्री ऑफ रिपेयर इन इंडिया। इस पैसेज में हमसे मेन आइडिया पूछ रहा है कि इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है। ऑप्शन ए, अनटचेबिलिटी इन इंडिया हैज़ नॉट बीन टेकन सीरियसली बाय पॉलिटिकल थ्योरिस्ट। नहीं भाई, देखो पहली लाइन में बोला है कि पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हिस्ट्री ऑफ इनजस्टिस पढ़ते हैं, तो ये बात तो है ही नहीं है, और मेन आइडिया है ही नहीं है ये। मेन आइडिया वो होता है पैसेज का जो बार बार रिपीट हो रहा हो। तो ऑप्शन ए हट गया। ऑप्शन बी, हिस्टोरिकल इनजस्टिस इज इनएविटेबल इन एनी सोसाइटी एंड इज ऑलवेज बियॉन्ड रिपेयर। तो देखो, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। जैसे बोल दिया कि इनएविटेबल, कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। इन एनी सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी में ख़त्म नहीं हो सकती। भाई कहो और कंट्रीज में ना हो। एंड इज ऑलवेज बियॉन्ड रिपेयर, कभी ठीक ही नहीं हो सकती। तो ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इनको हमें हटाना है। ऑप्शन सी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड डेप्रिवेशन हैव देयर रूट्स इन बैड इकोनॉमीज। पूरे पैसेज में बैड इकोनॉमीज की बात नहीं हुई है। पूरे पैसेज में ये बात कर रहा है कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस के कारण सोशल डिस्क्रिमिनेशन और डेप्रिवेशन हो रहा है। तो बैड इकोनॉमीज की बात नहीं हो रही पूरे पैसेज में, तो ऑप्शन 3 भी हट गया। ऑप्शन डी, इट इज डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल टू रिपेयर एवरी मैनिफेस्टेशन ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस। पैसेज में यही बात कर रहा है। देखो, हिस्टोरिकल इनजस्टिस हमने थोड़ी ठीक कर दी, लेकिन अभी भी बची हुई है। क्यों बची हुई है, उसके रीजन दिए हैं। और पैसेज में अब देखो, आंसर में यही कह रहा है कि भाई डिफिकल्ट है ठीक करना, पर इम्पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी। हमें बिल्कुल ऐसे सेफ ही ऑप्शन चुनने हैं ना, जो बैलेंस हो और जो पैसेज में बोला हो। क्वेश्चन नंबर 2, पैसेज में हमने अजम्पशन क्या ली है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन लीड्स टू रिमूवल ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। अब पूरे पैसेज में कहीं भी ऐसा रिलेशन नहीं बताया हमें इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन और सोशल डिस्क्रिमिनेशन का, ना उसके थॉट प्रोसेस से लगा। तो ऑप्शन ए हट गया। सेकंड, डेमोक्रेटिक पॉलिटी इज द बेस्ट वे टू रिपेयर हिस्टोरिकल रॉन्ग्स। पूरे पैसेज में डेमोक्रेटिक या अनडेमोक्रेटिक पॉलिटी ये सब बात हुई नहीं है, ना सॉल्यूशन दिया है कुछ। तो ये भी गलत होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी। हमें दिख रहा है ना पैसेज में ये सब एज्यूम ही नहीं कर रहा कुछ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें अजम्पशंस पूछे हैं। अजम्पशंस वाले क्वेश्चन हम कैसे करते थे, ये हमारा पैसेज है, हमें एक स्टेप पीछे जाके सोचना है।
कि भाई ऑथर ने क्या सोच के पैसेज लिखा होगा। तो जब हम पैसेज का एसेंस समझ जाएंगे ना, तो हमको अजम्पशंस भी समझ में आने लगेंगी। वीडियो पॉज करके आप पैसेज पढ़ना, फिर मैं समझाता हूँ। देखो पैसेज में कह रहा है, एजुकेशन प्लेस ए ग्रेट ट्रांसफॉर्मेटरी रोल इन लाइफ, पर्टिकुलरली सो इन द रैपिडली चेंजिंग एंड ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड। मतलब एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बता रहा है। फिर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बोल रहा है। यूनिवर्सिटीज़ आर द कस्टोडियंस ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपिटल एंड प्रमोटर्स ऑफ कल्चर एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। फिर हमसे बोल रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर। कल्चर इज एन एक्टिविटी ऑफ थॉट एंड रिसेप्टिवनेस टू ब्यूटी एंड ह्यूमन फीलिंग। ये मेनली वेल इन्फॉर्म्ड मैन इज ओनली अ वोर ऑफ गॉड। ये हमें कल्चर के इंपॉर्टेंस बता रहा है। What we should aim is at producing men who possess both culture and expert knowledge। अब देखो पैसेज का एसेंस यही है कि हमसे बोल रहा है कि भाई एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, और एजुकेशन में भाई हमें स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए, साथ में कल्चर का भी नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ एक नॉलेज से काम नहीं चलेगी, हमें दोनों का नॉलेज होना चाहिए। टुगेदर, ये एसेंस है, टुगेदर इट विल इम्पार्ट मीनिंग टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो हमें दोनों की इंपॉर्टेंस बता रहा है। तो अजम्पशन भी कुछ ऐसा ही होगा। ऑप्शन ए, A society without well-educated people cannot be transformed into a modern society। ये गलत है, क्योंकि वो बोल रहा है देखो जो वेल एजुकेटेड पर्सन होगा ना, जिसे कल्चर की भी नॉलेज होगी और स्पेशलाइज एजुकेशन की भी नॉलेज होगी, तो वो अपनी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो ये गलत हो गया, पहला वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। तो हमारे दो ऑप्शन हट गए। फिर उसके बाद सेकंड में क्या बोल रहा है, विदाउट एक्वायरिंग कल्चर ए पर्सन एजुकेशन इज इनकम्प्लीट। हाँ, ये बात कर रहा है, क्योंकि हमें स्पेसिफिक फील्ड का भी नॉलेज चाहिए और कल्चर का भी नॉलेज चाहिए। तो वो ये बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो गया बी, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमसे अजम्पशन ही पूछी है, और पैसेज में क्या बोल रहा है, सॉइल इन विच ऑल अवर फूड ग्रोस इज अ लिविंग रिसोर्स दैट टेक्स ईयर्स टू फॉर्म, yet it can vanish in minutes. Each year, 75 billion tons of fertile soil is lost due to erosion. That is alarming, and not just for food producer. Soil can trap huge quantities of carbon dioxide in the form of organic carbon and prevent it escaping into atmosphere। देखो हमें सॉइल की इंपॉर्टेंस बता रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है वो दिक्कत बता रहा है, उसके कारण फूड प्रोड्यूसर्स को भी प्रॉब्लम है, और दूसरी प्रॉब्लम हमारी क्लाइमेट को है, यहाँ पे बता रहा है। क्योंकि जो सॉइल है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पास स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन, और प्रिवेंट करती है कि भाई वो एटमॉस्फेयर में ना जाए। अगर CO2 एटमॉस्फेयर में जाएगी तो क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, उसके कारण क्लाइमेट चेंज होगा। ये बातें बोल रहे हैं हमसे। तो देखो वो क्या एज्यूम कर रहा होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, सॉइल इरोजन की बातें सोच रहा होगा, और साथ में वो ये सोच रहा होगा कि अगर हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट नहीं करेंगे तो इससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है। तो ऐसा ही कुछ अजम्पशन होगा। ऑप्शन ए, लार्ज स्केल सॉइल इरोजन इज अ मेजर रीजन फॉर वाइड स्प्रेड फूड इनसिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। अब देखो पूरे पैसेज में भी इस पे बात नहीं हो रही, फूड इनसिक्योरिटी पे बात नहीं हो रही, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पे बात हो रही है, लेकिन और मेजर रीजन ये सब कुछ बात नहीं हो रही, तो ये हमारा हट गया। पहला पॉइंट गलत है, तो दो ऑप्शन हट गए हमारे। सेकंड, सॉइल इरोजन इज मेनली एंथ्रोपोजेनिक। तो पैसेज में देखो ये बात भी नहीं हो रही है ना, रीजंस तो दिए ही नहीं है ना सॉइल इरोजन के, तो ये पॉइंट भी नहीं है, सेकंड भी हट गया। तो हमारा आंसर हो गया थर्ड ओनली। थर्ड पढ़ते हैं, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल हेल्प्स इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। हाँ, वो ऐसा ही अज्यूम कर रहा था, तो थर्ड सही है। अब देखो क्या होता है, अगर हम बिना पैसेज पढ़े आंसर देंगे या पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देंगे ना, तो हम फ्लो फ्लो में ये सही कर देंगे या ये भी सही कर सकते हैं। बट अगर हम अच्छे से पैसेज पढ़ के समझ के आंसर देंगे ना, तो हम ये दोनों पॉइंट गलत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी अजम्पशन पूछा है। आप पहले पैसेज पढ़ना पॉज करके, मैं समझाता हूँ। लेकिन इसमें देखो इनइक्वालिटी की बात कर रहा है, बोल रहा है इनइक्वालिटी इज विजिबल बट द इकोनॉमिक पावर दैट ड्राइव्स इट इज इनविजिबल एंड नॉट measurable। Like the force of gravity, power is the organizing principle of inequality, be it of income, wealth, gender, race, religion, and region. It affects, inequality की बात कर रहा है कि its effects are seen in the pervasive manner in all spheres, but the ways in which economic power pulls
इकोनॉमिक पावर की बात कर रहा है बार बार, पैसे की। एंड टिल्ट्स विजिबल इकोनॉमिक वेरिएबल्स रिमेन इनविजिबली ऑब्सक्योर, की जो इनइक्वालिटी के पीछे इकोनॉमिक पावर है ना, वो इनविजिबल होती है, ये मेन बात कर रहा है। तो अजम्पशन भी कुछ ऐसा ही कुछ होगा। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक पावर इज द ओनली रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटी इन ए सोसाइटी। अकेला रीजन कैसे होगा, पैसेज में कहीं भी हमको ऐसा लगा कि सिर्फ इकोनॉमिक पावर अकेले की बात कर रहा है, तो नहीं, ये पहला ऑप्शन गलत हो गया हमारा। तो देखो हमारा आंसर ही आ गया, बी फॉर बॉम्बे। बट सेकंड पॉइंट भी पढ़ते, इनइक्वालिटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स इनकम वेल्थ रीइंफोर्स पावर। पैसेज में एक तो देखो ऐसी बात हुई नहीं है, और दूसरा ये बोल रहा है कि पावर के कारण इनइक्वालिटी होती है, ना कि इनइक्वालिटी के कारण पावर आती है। तो ये बिल्कुल उल्टी बात कर रहा है, तो सेकंड तो वैसे ही हटना था, ये वाला हट जाता, ये वाला तो वैसे ही हट जाता। अब थर्ड में क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक पावर कैन बी एनालाइज्ड मोर थ्रू इट्स अफेक्ट्स देन बाय डायरेक्ट एम्पिरिकल मेथड। हाँ, क्योंकि वो बोल रहा है इकोनॉमिक जो पावर है वो दिखती नहीं है हमें, तो दिखती नहीं है तो फिर भाई हम कैसे किसी मेथड से उसे निकाल सकते हैं, एम्पेरिकल मेथड से? तो हम उसको एनालाइज करना पड़ेगा उसके इफेक्ट के कारण। तो हाँ, थर्ड वाला बोल रहा है, तो आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे। इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस। देखो पॉज करके आप पैसेज पढ़ना, मैं पैसेज को समझाता हूँ। पैसेज में बात कर रहा है क्लाइमेट चेंज में बेनिफिट सम प्लांट्स बाय लेंथनिंग ग्रोइंग सीजन एंड इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कि क्लाइमेट चेंज के कारण कुछ प्लांट्स को फायदा होगा क्योंकि उससे ग्रोइंग सीजन बढ़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। Yet other effects of warmer world, such as more pest, droughts and flooding, will be less begin। कह रहा था कुछ तो फायदा होगा लेकिन नुकसान भी है, जैसे पेस्ट बढ़ जाएंगे, ड्रॉट्स, फ्लडिंग, ये सब भी बढ़ जाएगी। हाउ विल द वर्ल्ड अडेप्ट, कि भाई हम इसको अडेप्ट कैसे करेंगे? रिसर्चर प्रोजेक्ट्स दैट बाय 2050 suitable croplands for four commodities maize, potatoes, rice and wheat will shift। इनका शिफ्टिंग हो जाएगी, अपन कहीं और फिर इन्हें ग्रो करेंगे। इन सम केसेस पुशिंग फार्मर टू प्लांट न्यू ग्रोथ, तो इनका या तो एरिया शिफ्ट हो जाएगा या फिर इनकी जगह हम और कोई से न्यू प्लांट्स ग्रो करेंगे। सम फार्मलैंड्स में बेनिफिट फ्रॉम वार्मिंग बट अदर्स वांट, कुछ को फायदा होगा कुछ को नुकसान। क्लाइमेट अलोन डज नॉट डिक्टेट यील्ड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉलिटिकल शिफ्ट, ग्लोबल डिमांड एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विल इन्फ्लुएंस हाउ फार्म्स फेयर इन फ्यूचर। सिर्फ क्लाइमेट अकेला डिक्टेट नहीं करता यील्ड को, पॉलिटिकल शिफ्ट, ग्लोबल डिमांड, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इससे मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस क्या निकल रहा है? इन्फ्रेंस मतलब, देखो ये पैसेज है, इससे हम एक आगे का पॉइंट देखेंगे कि भाई इस पैसेज से हम क्या अनुमान लगा सकते हैं। ऑप्शन ए, फार्मर्स हु मॉडर्नाइज देयर मेथड्स एंड डाइवर्सिफाई देयर फील्ड्स विल बी इन एन एडवांटेजियस पोजिशन इन फ्यूचर। हाँ देखो, ये अनुमान तो हम लगा सकते हैं, वो डाइवर्सिटी की भी बात कर रहा था, मेथड्स की भी बात कर रहा था, और फील्ड्स की भी बात कर रहा था। तो ये बात हो सकती है, और बड़ा जेनरिक सा स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी, क्लाइमेट चेंज विल एडवर्सली अफेक्ट द क्रॉप डाइवर्सिटी। हाँ, ऐसी भी बात कर रहा है, बट वो बोल रहा है कि भाई या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सिर्फ नेगेटिव अकेला नहीं होगा। तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी, शिफ्टिंग मेजर क्रॉप्स टू न्यू क्रॉपलैंड विल लीड टू ग्रेट इंक्रीज इन द टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन एंड दस इंक्रीज ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब पूरे पैसेज में कहीं भी एरिया अंडर कल्टीवेशन की बात नहीं हुई कि ये बढ़ जाएगा, ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ये सब प्रोडक्शन की बात ही नहीं हुई, तो ये तो पॉइंट सबसे पहले गलत हो जाएंगे, थर्ड वाला। ऑप्शन डी, क्लाइमेट चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन द फ्यूचर। तो देखो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, इसे हम इतना श्योरिटी से नहीं बोल सकते, क्योंकि ये फ्यूचर की बात कर रहा है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, सिक्स का आंसर ए। सेवेंथ, मोस्ट लॉजिकल साइंटिफिक एंड रैशनल इन्फ्रेंस। पैसेज पढ़ते हैं, ए बैट्स विंग में लुक लाइक शीट ऑफ स्किन बट अंडरनीथ बैट हैज सेम फिंगर्स, फाइव फिंगर्स एज एन orangutan or human, as well as wrist connected to the same cluster of wrist bones connected to the same long bones of the arm. What can be more curious that the hand of a man formed for grasping, that of the mole for digging, and the leg of horse, paddle of the porpoise, and the wing of bat should all constructed on the same pattern। अब देखो इसमें हमें से साइंटिफिक भी पूछा है और रैशनल भी पूछा है,
और इसमें हमें सबका कंपैरिजन बताया कि भाई कैसे क्या हुआ कि बैट और ह्यूमंस ये सब एक जैसे क्यों हैं कुछ कुछ इनके। ऑप्शन ए, डिफरेंट स्पीसीज हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ हैंड इज एन एग्जांपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो ये हो सकता है, बट यहाँ सिर्फ हैंड्स की बात नहीं करी है, यहाँ पे लेग्स की भी बात करी है, पेडल की भी बात करी है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बॉम्बे, लिम्स बीइंग यूज्ड बाय डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क इज एन एग्जांपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो ये भी हो सकता है, बट ये मोर साइंटिफिक नहीं है, सिर्फ अकेले लिम्स की बात कर रहा है, तो ये भी हट गया। थर्ड ऑप्शन सी, मैन एंड aforementioned animals having similar structure of limbs is an example of coincidence in evolution। तो देखो हमने कभी भी साइंस वगैरह में कोइंसिडेंस ऐसी चीज़ें ज़्यादा नहीं पढ़ी हैं, फिर भी हम ऑप्शन 4 पढ़ते हैं। ऑप्शन डी, मैन एंड द aforementioned एनिमल्स हैव अ शेयर्ड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि इवोल्यूशन की बात हो रही है और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात हो रही है, तो ऑप्शन डी सही होगा। सबसे सही यही लग रहा है ना, मोर साइंटिफिक, कि शेयर्ड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होगी। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमसे अजम्पशंस पूछी हैं। देखो पैसेज में बोल रहा है अराउंड 56 मिलियन ईयर्स अगो द अटलांटिक ओशियन हैज नॉट बीन फुली ओपनड एंड एनिमल्स परहैप्स इंक्लूडिंग अवर एंसेस्टर्स कुड वॉक फ्रॉम एशिया टू नॉर्थ अमेरिका थ्रू यूरोप एंड ग्रासलैंड। फिर बोल रहा है कि अर्थ धीरे धीरे वार्मर होना चालू हुआ, दैट इन टुडे दैट द पैलियोसीन एपॉक गेव वे टू ईओसीन, इट इज अबाउट टू गेट much warmer still, rapidly and radically. The cause of massive geological sudden release of carbon, कार्बन का रिलीज हुआ, उसके कारण अर्थ वार्मर हुआ। द कार्बन इंजेक्टेड इनटू द एटमॉस्फेयर वाज रफली अमाउंट टू दैट वुड बी इंजेक्टेड टुडे इफ ह्यूमंस बर्न ऑल द अर्थ रिजर्व्स नेचुरल गैस ऑयल। इतना कार्बन रिलीज हुआ था इस टाइम पे, पीईटीएम टाइम पे, कि भाई अगर आज हम पूरे रिजर्व जला दें अपने तेल के, ऑयल के, नेचुरल गैस के, तो भी उतना कार्बन रिलीज नहीं होगा। और जो पीईटीएम पीरियड है ना, वो कंटिन्यू रहा था 1,50,000 ईयर्स तक, अंटिल द एक्सेस कार्बन वाज रीअब्सॉर्ब। जो कार्बन जो एक्सेस हुआ था वो रीअब्सॉर्ब किया अर्थ ने। इट बॉट ऑन ड्रॉट, फ्लड्स, इंसेक्ट प्लेग एंड अ फ्यू एक्सटिंक्शन। लाइफ ऑन अर्थ सर्वाइव्ड इंडीड, इट प्रॉस्पर्ड, बट इट वॉज ड्रास्टिकली डिफरेंट। पहले लाइफ अलग थी, फिर लाइफ अलग हो गई, लेकिन सर्वाइव कर गई। ऑप्शंस में अजम्पशन क्या क्या है हमें वो देखनी है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हैज़ अ बियरिंग ऑन द प्लैनेट्स बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। हाँ देखो हमसे बात कर रहा है कि कैसे लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई थी जब कार्बन रिलीज हुआ था, कैसे हम लोग इवॉल्व हुए थे, तो हाँ ये बात तो हो रही है, बट फिर भी हम आगे के पॉइंट देखेंगे। सेकेंड पॉइंट, सेपरेशन ऑफ लैंड मासेस कॉसेज द रिलीज ऑफ ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर। अब देखो पूरे पैसेज में ना कहीं ऐसी अजम्पशन ली गई है, ना ऐसी बात की है कि जो कार्बन रिलीज हुई है वो सेपरेशन ऑफ लैंड मास के कारण हुई है, तो सेकंड पॉइंट तो गलत हो जाएगा। अब उसके कारण ये दो ऑप्शन हट गए हमारे। थर्ड, इंक्रीज वार्मिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कैन चेंज द कंपोजिशन ऑफ इट्स फ्लोरा एंड फोना। हाँ ये सही है, ये सही है। फोर्थ, द प्रेजेंट मैन-मेड ग्लोबल वार्मिंग विल फाइनली लीड टू कंडीशन सिमिलर टू दोज विच हैपेंड 56 मिलियन ईयर्स अगो। अब देखो हम ऐसी कोई बात नहीं कर सकते ना, जब भी ऐसे ऐसे वर्ड्स आए ना, विल फाइनली लीड टू कंडीशन या कुछ भी ऐसी श्योरिटी वाली बात करे, तो ये हमको गलत मान के चलना है, तो फोर्थ भी हटा देंगे, आंसर आ गया क्या, सी। क्वेश्चन नंबर 21, मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस। पैसेज पढ़ते हैं, लो एंड आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस आर चीप कमोडिटी आइटम्स, एड्रेसिंग सिक्योरिटी वुड एड टू द कॉस्ट। जो आईओटी है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो चीप कमोडिटी आइटम्स है, अगर हम उसमें सिक्योरिटी ऐड करेंगे तो उसके कारण उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये देखो आईओटीज का यूजफुलनेस दिया है यहाँ से यहाँ तक हमें। सो आर फिटनेस ट्रैकर, सर्टेन मेडिकल इम्प्लांट्स एंड कंप्यूटर लाइक डिवाइसेस इन ऑटोमोबाइल्स। द आईओटी इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपांड एक्सपोनेंशियली, बट न्यू सिक्योरिटी चैलेंजेस आर डॉन्टिंग। अब पूरे पैसेज में देखो थोड़ी बहुत उसने आईओटी की तारीफ करी है, बट मेन चैलेंज वो सिक्योरिटी की बात कर रहा है बार बार, कि भाई सिक्योरिटी नहीं है। तो कुछ इन्फ्रेंस भी हमारा ऐसा होगा कि सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए या होनी चाहिए। ऑप्शन ए, डेवलपमेंट ऑफ एनेबलिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया कैन बी अ बिग बूस्ट टू इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
अब देखो पूरे पैसेज में इंडिया की बात नहीं हुई और मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं हुई, तो ऑप्शन ये हट गया हमारा। ऑप्शन बी, इंडिया इज नॉट येट रेडी टू अडॉप्ट इन व्यू ऑफ द एमिनेंट सिक्योरिटी चैलेंजेस। देखो पूरे पैसेज में इंडिया की बात नहीं हुई, और जब भी क्वेश्चन में कुछ ऐसी लाइन आई ना नॉट येट रेडी, तो वो अधिकतर गलत होता है। तो ऑप्शन टू भी हट गया हमारा, बी। सी, लाइफ बिकम्स मोर कंफर्टेबल विद डेवलपमेंट ऑफ चीप लो एंडेड आईओटी। देखो ये बात तो सही है कि चीप लो एंडेड आईओटी से लाइफ थोड़ी बहुत कंफर्टेबल हुई होगी, बट ये हमारी पैसेज में उतना वैसी बात नहीं कर रहा कि हम इससे इन्फ्रेंस निकाल सके। तो ये ऑप्शन भी कट गया। डी, एज वी गो डिजिटल वी मस्ट रिकॉग्नाइज द ह्यूज थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी फ्रॉम सम आईओटी डिवाइसेस। हाँ मेन बात तो वो सिक्योरिटी की कर रहा है ना, तो आंसर डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22, मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल कोरोलरी। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डेफिनेटली implied by the above passage। पैसेज पढ़ते हैं। विद द डिजिटल फिनोमिना restructuring most social sector, it is little surprise that global trade negotiation are now eyeing the digital area is an attempt to preemptively colonize it. Big data is freely collected or mined from developing countries and converted into digital intelligence in developed countries. This intelligence begins to control the different sector and extract monopoly rents. A large foreign companies providing cab services, for instance, is not a network of cars and driver. It is a digital intelligence about commuting, public transport, road traffic, event, personal behavior, characteristic of commuters and driver, and so on. अब देखो पूरे पैसेज में बिग डेटा की बात कर रहा है मेनली। देखो ये बात कर रहा है कि हर फील्ड में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, और उसके कारण जो ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशंस है ना उसमें ट्रेड की बात ज़रूर होती है। जो बिग डेटा है मतलब जो भी डेटा कलेक्ट होता है ना डेवलपिंग कंट्रीज से जैसे इंडिया से, वो कन्वर्ट होता है डिजिटल इंटेलिजेंस में डेवलप्ड कंट्री में, और वो फिर कोशिश करते हैं कि भाई इसको कंट्रोल करें और मोनोपोली एक्सट्रैक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 22, मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल कोरोलरी। कोरोलरी मतलब होता है कि हम किस ठोस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। ऑप्शन ए, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एज इट अंडरमाइंस इट्स सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखो ऑप्शन ए गलत होगा, क्योंकि पैसेज का मेन फोकस ग्लोबलाइजेशन पे नहीं है, और जब भी ऐसे कुछ वर्ड आए ना नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, तो ये अधिकतर गलत होते हैं। और दूसरा क्या है, पैसेज में ये सब भी बात नहीं हो रही सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स की, तो पहला ऑप्शन गलत है, इसको काट देना है आपको। ऑप्शन बी, इंडिया शुड बी केयरफुल टू प्रोटेक्ट इट डिजिटल सोवेरेनिटी इन द ग्लोबल ट्रेड टॉक्स। अब देखो मेन बात यही हो रही है डिजिटल सोवेरेनिटी की, कि हमें अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना है। जो डेटा डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज में जा रहा है, या एमएनसीज उसको लेकर डिजिटल इंटेलिजेंस बना रही हैं फिर मोनोपोलीज बनाएंगी, तो हमको वही बात करनी है ट्रेड टॉक्स में, जो ग्लोबल ट्रेड टॉक्स होती हैं जिनमें टॉक होती है डेटा की, उसमें हमें मेन मुद्दा यही उठाना है। तो ऑप्शन भी सही होगा, बट फिर भी हम आगे के ऑप्शन से देखते हैं। सी, इंडिया शुड चार्ज मोनोपोली रेंट्स फ्रॉम एमएनसीज इन एक्सचेंज फॉर बिग डेटा। ऐसी बात नहीं हुई। डी, द लॉस ऑफ बिग डेटा फ्रॉम इंडिया इज प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ वैल्यू ऑफ इट्स फॉरेन ट्रेड। कहीं हमें कंपैरिजन नहीं दिया डेटा का और ट्रेड का, तो ये ऑप्शन भी हट गया, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डेफिनेटली implied by the above passage। ऑप्शन ए, बिग डेटा इज अ की रिसोर्स इन द डिजिटल स्पेस। हाँ बिग डेटा की इंपॉर्टेंस बता रहा है डिजिटल स्पेस में, ये हो सकता है। ऑप्शन बी, बिग इकोनॉमीज क्रिएट बिग डेटा। नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज जो बिग पॉपुलेशन वाली कंट्रीज है वहां से डेटा इकट्ठा होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन सी, एक्सेस टू बिग डेटा इज द प्रीरोगेटिव ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब ये बोल रहे हैं कि हक है, डेवलप्ड कंट्रीज का हक है कि वो भाई बिग डेटा को एक्सेस कर सके, तो ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी, एक्सेस टू एंड पोजीशन ऑफ बिग डेटा इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। नहीं, ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, पैसेज में ऐसी कोई बात नहीं हुई है, तो इसका आंसर होगा ए। देखो जो पैसेज में बार बार बात हो रही है ना हमें उसको आंसर उसी को देना है। जैसे पैसेज में बात हो रही है बिग डेटा इज द की रिसोर्स इन द डिजिटल स्पेस, डिजिटल सोवेरेनिटी की बात हो रही है, तो ये सब हमारे आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 25, मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल कोरोलरी। क्वेश्चन नंबर 25, द अबव पैसेज implies that which of the following above assumptions are valid।
पैसेज पढ़ते हैं। द रूरल पुअर अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया आया है ना पैसेज में, हैव कंट्रीब्यूटेड लिटिल टू ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, येट दे आर ऑन द फ्रंट लाइन इन कॉपिंग विथ इट्स अफेक्ट। बोल रहा है कि भाई जो गांव के लोग थे, गांव के गरीब लोग थे, ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम था, बट उसके इफेक्ट को झेलने में, उसके इम्पैक्ट को झेलने में वो बेचारे सबसे आगे खड़े हैं, सबसे ज़्यादा वही इम्पैक्ट हो रहे हैं। फार्मर्स कैन नो लॉन्गर रिलाई ऑन हिस्टोरिकल एवरेज फॉर रेनफॉल एंड टेम्परेचर। फार्मर्स पे इम्पैक्ट क्या है? द मोर फ्रिक्वेंट एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज ड्रॉट्स एंड फ्लड कैन स्पेल डिजास्टर, एंड देयर आर न्यू थ्रेट्स सच एज सी लेवल राइज and impact of melting glacier on water supply. How significant are small farms? As many as 2 billion people worldwide depend on them for their food and livelihood. Small farm smallholder farmers in India produce 41% of the country's food grains and other food items that contribute to local and national food security. इस पैसेज से निष्कर्ष क्या निकल सकता है? तो 24 ऑप्शन ए, सपोर्टिंग स्मॉल फार्मर्स इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एजेंडा रिगार्डिंग एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, ये हो सकता है कि हमें स्मॉल फार्मर्स को सपोर्ट करना हो, क्योंकि पैसेज में यहाँ बात की है ना स्मॉल फार्म्स की। ऑप्शन बी, पुअर कंट्रीज हैव लिटिल रोल टू प्ले इन द मिटिगेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। देखो पूरे पैसेज में कहीं भी ऐसी बात नहीं करी रोल्स की कि किसका कितना ज़्यादा रोल है कितना कम है, मिटिगेशन की बात नहीं करी, तो ये हट गया ऑप्शन बी। सी, ड्यू टू ए लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स हाउस होल्ड, इंडिया विल नॉट हैव फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम इन द फोर्सिएबल फ्यूचर। देखो ये ऑप्शन गलत ही होते हैं, बिल्कुल जो एक्सट्रीम बातें कर रहे हैं ना कि इंडिया के पास इतने सारे फार्मर्स हैं तो उसके कारण इंडिया की फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट ही नहीं होगा, ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ये ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं, फट से काट दो ये। ऑप्शन डी, ओनली स्मॉल होल्डर फार्मर्स इन इंडिया कैन एंश्योर फूड सिक्योरिटी। अब देखो ये भी एक्सट्रीम बातें कर रहे हैं भाई, क्यों? भाई जो बड़े फार्मर्स है वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे क्या? तो ये भी हट गया, हमारा आंसर होगा वन। मेन मुद्दा यही बोल रहा है कि हमें सपोर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 25, assumptions. ऑप्शन ए, देयर इज अ पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया। हाँ, पोटेंशियल प्रॉब्लम, तो ये अज्यूम तो कर रहा है, तभी तो फूड इनसिक्योरिटी की बात कर रहा है ना कि जो स्मॉल फार्मर्स है उन्हें इम्पैक्ट है। सेकेंड पॉइंट, इंडिया विल हैव टू स्ट्रेंथन इट डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज। देखो पैसेज में यार ये सब भी बातें हो ही रही हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह की, कि हमें कोप करना है डिजास्टर से, क्या करना पड़ेगा, तो वो एजम्पशन में तो है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों पॉइंट सही है। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें अजम्पशन पूछ रहा है हमसे। पैसेज पढ़ते हैं। ए चेंजिंग क्लाइमेट एंड इवेंचुअल एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट टू डील विथ इट कुड हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर रिटर्न्स। कंपनीज, अब यहाँ से देखो समझ में आ गया ना, क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट और उसका इम्पैक्ट इन्वेस्टर रिटर्न्स पे। कंपनीज दैट प्रोड्यूस और यूज लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स will face higher taxation and regulatory burdens. Some energy producer may find it impossible to exploit their unknown reserve and be left with stranded assets, deposit of oil and coal that have to be left in the ground. Other industries could be affected by economic damage caused by more extreme weather, storms, flood, heat waves and droughts. तो क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट का रोल, बिग इम्पैक्ट ऑफ इन्वेस्टर रिटर्न्स, उसके कारण फॉसिल फ्यूल्स की जो हमारी एक्सट्रैक्ट करती हैं कंपनीज उन पे इम्पैक्ट क्या क्या होगा, ये सब हमें बताया। तो इसमें अजम्पशंस क्या क्या ले रहा है वो देखते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, गवर्नमेंट एंड कंपनीज नीड टू एडुकेटली प्रिपेयर टू फेस द क्लाइमेट चेंज। देखो ये ऑप्शन ऐसा एज्यूम ही करके लिख रहा है ना कि हमें प्रिपेयर्ड होना है टू फेस द क्लाइमेट चेंज, तो ये ऑप्शन तो होगा पहला वाला। Second, extreme weather events will reduce the economic growth of government and companies in future. देखो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की बात तो करिए और उसके इम्पैक्ट भी बताएं कुछ इंडस्ट्रीज पे, पर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट ये सब बातें नहीं हुई, तो ऑप्शन टू नहीं आएगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है सी। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इग्नोरिंग क्लाइमेट चेंज इज अ ह्यूज रिस्क फॉर इन्वेस्टर। हाँ मेन बात तो यही हो रही है ना, तो थर्ड तो आएगा ही, तो ऑप्शन हो गया सी। 27, अजम्पशंस पढ़ते हैं।
एक्सेस टू स्कूलिंग फॉर दोज कमिंग ऑफ स्कूल एज इज क्लोज टू यूनिवर्स, मतलब स्कूल का एक्सेस है सबके पास लगभग, बट एक्सेस टू क्वालिटी एग्जिबिट ए शार्प ग्रेडियंट विथ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब क्वालिटी एजुकेशन सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे बहुत डिपेंड करती है। कोटास फॉर वीकर सेक्शन इन प्राइवेट स्कूल इज अ प्रोविजन इंट्रोड्यूस बाय राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। द कोटास हैव imposed a debate on the issue of social integration and equity in education that private actors had escaped by large. The idea of egalitarian education system with equality opportunity as its primary goal appears to be outside the space that private school principal inhabit. Therefore, the imposition of the quotas had led to resistance, sometimes justified. तो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 का, उसमें बोला था शायद 25% कोटा रहता है, प्राइवेट स्कूल को देना पड़ेगा रिजर्वेशन का। तो उसका बहुत ये रेसिस्ट करते हैं प्राइवेट स्कूल। आपने मूवी देखी होगी हिंदी मीडियम, वैसी कुछ बात कर रहा है। तो इसमें अजम्पशन क्या ले रहा है वो देखना है हमें। पहला पॉइंट, मेकिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अ रियलिटी इज द फंडामेंटल गोल ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। नहीं, हमारा गोल है, वो बता रहा है कि एक्सेस टू एजुकेशन, सब एजुकेशन जा पा रहे हैं या नहीं, पर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात नहीं हो रही। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट नहीं आएगा। सेकंड देखते हैं, द प्रेजेंट इंडियन सिस्टम इज अनेबल टू प्रोवाइड एगैलिटेरियन एजुकेशन। हाँ, ये पैसेज में अजम्पशन है, तभी तो वो बात कर रहा है ना कि प्राइवेट स्कूल रेजिस्ट कर रहे हैं, तो ऑप्शन 2 तो ज़रूर आएगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं, abolition of private schools and establishment of more government school is the only way to ensure egalitarian education। हाँ, वो ये देखो ये बात कर रहा है कि देखो, वैसे तो ये एक्सट्रीम है, बट वो एज्यूम कर रहा है कि भाई प्राइवेट स्कूल रेसिस्ट कर रहे हैं सोशो इकोनॉमिक चेंजेस के लिए, तो उसके लिए हमको क्या करना है, प्राइवेट स्कूल को एबॉलिश करो और मोर गवर्नमेंट स्कूल लाओ, तभी इगैलिटेरियन एजुकेशन आएगा। तो ये भी सही है, बट ये टफ क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है सी। 28 most logical, rational and crucial message. A majority of a TB infected in India are poor and lack of sufficient nutrition, suitable housing and have little understanding of prevention। टीबी वालों के इम्पैक्ट बता रहा है कि भाई पुअर भी हैं, लैक ऑफ सफिशिएंट न्यूट्रिशन है, सूटेबल हाउसिंग भी नहीं है, और उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है प्रिवेंशन के बारे में। टीबी के इम्पैक्ट देखो सिर्फ आदमी को नहीं है, फैमिलीज को भी है। मेक्स पुअर पुअरर, particularly affects women and children and leads to stress, loss of employment. The truth is that even if TB does not kill them, hunger and poverty will. Another truth is that deep seated stigma, lack of counseling, expensive treatment, lack of lack of adequate support from providers and family, coupled with torturous side effect, demotivates patient to continue treatment with distress health consequence। तो इसमें देखो टीबी के इम्पैक्ट बता रहे हैं इंडिया में कि भाई क्या क्या दिक्कत है, सिर्फ हेल्थ की नहीं है और सारी भी दिक्कत है, स्टिग्मा की दिक्कत है, ये सब। तो मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड क्रूशियल मैसेज, ऑप्शन ए, टीबी इज नॉट अ क्यूरेबल डिसीज इन इंडिया। ऑप्शन ए, टीबी इज नॉट अ क्यूरेबल डिसीज इन इंडियन सरकमस्टांसेस। ये तो गलत बात है ना, ये तो देखो गलत स्टेटमेंट, ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट आपको गलत करना है। इज नॉट क्यूरेबल। ऑप्शन बी, क्यूरिंग टीबी रिक्वायर्स मोर देन डायग्नोसिस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। देखो पैसेज में यही मोर की बात हो रही है कि भाई उसको कितने दुख हैं टीबी वाले को, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, बट हम आगे के पॉइंट भी चेक करेंगे। ऑप्शन सी, गवर्नमेंट सर्विलियंस मैकेनिज्म इज डेफिशिएंट एंड पुअर पीपल हैव नो एक्सेस टू ट्रीटमेंट। पैसेज में बोल रहा है एक्सेस तो है लेकिन और सारी भी दिक्कत है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ऑप्शन डी, इंडिया विल बी फ्रॉम ऑप्शन डी, इंडिया विल बी फ्री फ्रॉम डिसीज लाइक टीबी ओनली व्हेन इट्स पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स आर इफेक्टिवली एंड सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। देखो अगर क्वेश्चन में हमसे अजम्पशन पूछा होता देखो अगर हमसे क्वेश्चन में देखो अगर हमसे क्वेश्चन में देखो अगर हम देखो अगर हमसे क्वेश्चन में अजम्पशन पूछा होता या इन्फ्रेंस पूछा होता, तो शायद ये ऑप्शन सही हो जाता।
बट ऐसी बात पैसेज में नहीं निकली ना, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स वगैरह की। तो इसका आंसर होगा बी, बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे मैसेज पूछा है और 42 में अजम्पशन। What stand in the way of widespread and careful adoption of genetic modification technology is an intellectual property rights regime that seeks to create private monopolies for such technologies। तो पैसेज में बोल रहा है जो जीएम टेक्नोलॉजी है ना, उसके सामने दिक्कत क्या है, आईपीआर रिजीम, क्योंकि उससे प्राइवेट कंपनीज की मोनोपोली क्रिएट हो रही है। इफ जीएम टेक्नोलॉजी इज लार्जली कॉर्पोरेट ड्रिवन, इट सिक्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड दैट टू शॉर्ट रन। देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है आंसर्स के लिए। It seeks to maximize profit and that too in a short run. That is why corporation makes major investment for herbicide tolerant and pest resistant crops. ये भी important है. Such properties have only a short window as soon as enough pests and beets will evolve to overcome such resistance. This suits the corporation. The National Farmer Commission pointed out that priority must be given in genetic modification to the incorporation of genes that can help impart resistance to drought, salinity and other stresses। तो पैसेज में हमसे बोल रहा है जो जीएम टेक्नोलॉजी उसके सामने बड़ी दिक्कत है आईपीआर रिजिम, क्योंकि उससे प्राइवेट मोनोपोलीज क्रिएट हो रही है। अगर जीएम टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेट ड्रिवन होगी तो उसके कारण वो क्या करेंगे, मैक्सिमाइज अपना प्रॉफिट करेंगे, वो भी बहुत कम टाइम में। और जो कॉर्पोरेशन है ना, मेनली इन्वेस्ट करते हैं हर्बिसाइड टॉलरेंट और पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप में। और इसमें होता क्या, विद टाइम जो अपने पेस्ट होते हैं ना, वो रेसिस्टेंट क्रिएट कर लेते हैं, तो उसके कारण कॉरपोरेशन को और फ़ायदा होता है। तो नेशनल फार्मर कमीशन ने ये पॉइंट आउट किया है कि हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन को, किस फील्ड में, ड्रॉट, सैलिनिटी और अदर स्टेटस। 41 मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द अबव पैसेज। ऑप्शन ए, पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन शुड टेक द लीड इन जीएम टेक्नोलॉजी एंड प्रायोरिटाइज द टेक्नोलॉजी एजेंडा। तो ये देखो बात हुई है पैसेज में, है ना, कि प्राइवेट कंपनीज को नहीं, और प्रायोरिटी हमें सेट करनी पड़ेगी कि हमें किस फील्ड में जीएम टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। ऑप्शन बी, डेवलपिंग कंट्रीज शुड रेज दिस इशू इन डब्ल्यूटीओ एंड एंश्योर द एबोलिशन ऑफ आईपीआर। तो देखो पूरे पैसेज में डेवलपिंग कंट्रीज की बात नहीं हुई और डब्ल्यूटीओ की बात नहीं हुई, तो ये पॉइंट तो पक्का गलत होगा। जब भी मैसेज दिया रहता है ना, तो हमें पैसेज को देख के ही आंसर देना है। प्राइवेट कॉरपोरेशन शुड नॉट बी अलाउड टू डू एग्री बिजनेस इन इंडिया, पर्टिकुलरली द सीड बिजनेस। अब ये एक्सट्रीम हो गया और ऐसी पैसेज में कुछ बात नहीं हुई। डी, प्रेजेंट इंडियन सर्कमस्टांसेस डू नॉट फेवर द कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स। जब भी ऐसा स्टेटमेंट आए ना, प्रेजेंट इंडियन सर्कमस्टांसेस या इंडिया भी रेडी नहीं है, तो ये हमेशा गलत होता है। तो इसका आंसर होगा ए। तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन को भी आना चाहिए, यहाँ पे बोल रहा है हमसे, और यहाँ पे बोल रहा है एजेंडा की बात कर रहा है कि भाई आपको क्या प्रायोरिटी रखनी चाहिए। 42 अजम्पशंस। क्या अजम्पशंस लिए हैं पैसेज में? पहला पॉइंट, द इश्यू ऑफ इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज ऑन एग्रीकल्चर इज नॉट गिवन ड्यू कंसिडरेशन बाय जीएम टेक्नोलॉजीज कंपनीज। हाँ, यही बात कर रहा है। यहाँ पे देखो यही बात हुई है कि जो नेशनल फार्मर कमीशन है उसने पॉइंट आउट किया कि प्रायोरिटी हमें क्या रखनी है। तो ऑप्शन ए सही होगा, ये हमारा अजम्पशन रहा है। सेकंड, इन द लॉन्ग रन जीएम टेक्नोलॉजी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। देखो पैसेज में कहीं भी ग्लोबल वार्मिंग की बात नहीं हुई है, और दूसरी बात, पैसेज में जीएम टेक्नोलॉजी को नेगेटिव वे में नहीं दिखाया गया है, तो इसका आंसर नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्या एजम्पशन होगा? पहला वाला सिर्फ सही है, आंसर हमारा ए, वन ओनली। 43 मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस। मोस्ट इन्वेसिव स्पीसीज आर नाइदर टेरिबली सक्सेसफुल नॉर वेरी हार्मफुल। अभी तक जो हम इन्वेसिव स्पीसीज को नेगेटिव वे में देखते थे ना, तो वहाँ पे, तो यहाँ पे हमें दूसरा एंगल भी दिखाया कि भाई वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत सक्सेसफुल हो जाएं या वेरी हार्मफुल रहें। ब्रिटेन्स इन्वेसिव प्लांट्स आर नॉट वाइड स्प्रेड, नॉट स्प्रेडिंग स्पेशली क्विकली एंड ऑफन लेस of a nuance than vigorous natives such as bracken. The arrival of new species almost always increases biodiversity, biological diversity in region. In many cases, a flood of newcomers drives no native species to extinction. तो यहाँ पे invasive species को positive way में दिखा रहा है हमें। One reason is that invaders tend to colonize
Disturb habitats like polluted lakes and post-industrial wasteland where little else lives. They are nature's opportunist. तो भाई जहाँ उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखती है वहाँ वो ग्रो करते हैं. तो मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फेरेंस क्या आ रहा है? ऑप्शन ए, इन्वेसिव स्पीसीज शुड बी यूज्ड टू रिहैबिटेट डेजर्ट एरियाज एंड बेसलैंड ऑफ अ कंट्री. अब पूरे पैसेज में रिहैबिटेशन की बात नहीं हो रही है, ना डेजर्ट एरिया की बात हो रही है, ना बेसलैंड की बात हो रही है. तो ऑप्शन ए हम हटा देंगे. बी, लॉस अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन प्लांट्स आर अननेसेसरी. पूरे पैसेज में कहीं भी लॉस की बात नहीं हुई है, तो ये भी हम हटा देंगे. सी, समटाइम्स द कैंपेन अगेंस्ट फॉरेन प्लांट्स आर पॉइंटलेस. हाँ, ये बात हो रही है, बट हम आगे वाला पॉइंट भी देखते हैं. डी, फॉरेन प्लांट्स शुड बी यूज टू इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए एरिया. तो देखो पैसेज में बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है, बट ये नहीं बोल रहा कि उसको हम यूज़ करें. तो ये पॉइंट भी गलत है. सी पॉइंट इसलिए सही है क्योंकि आपने देखा है कि न्यूज़ में देखते हैं हम इन्वेसिव स्पीसीज के खिलाफ कितने वो वैसे मूवमेंट टाइप के निकलते हैं. तो इसमें हमसे बहुत जनरल बात करी कि कभी कभी द कैंपेन्स अगेंस्ट फॉरेन प्लांट्स आर पॉइंटलेस. तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 44, अजम्पशन पूछ रहा है हमसे. Diarrheal deaths among Indian children are mostly due to food and water contamination. Use of contaminated groundwater and unsafe chemicals in agriculture, poor hygiene in storage and handling of food items distributed in unhygienic surrounding. There are moderate factors that need regulation and monitoring. People need to have awareness of adulteration and the base of complaining to relevant authorities. Surveillance of foodborne disease involves a number of government agencies and entails a good training of inspection staff. Considering the proportion of urban population that depends on street food for its daily meal, investing in training and education of street vendor is of great significance. पैसेज में बात हुई है जो डायरिया के कारण डेथ होती है, उसका मेन रीज़न है फूड एंड वाटर कंटेमिनेशन. और उसके ये रीज़न दिए हैं, एग्रीकल्चर, पुअर हाइजीन, ये सब. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेगुलेशन अच्छे करने पड़ेंगे और मॉनिटरिंग अच्छी करनी पड़ेगी. अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी अडल्ट्रेशन के खिलाफ. और जो कंप्लेन करते हैं वो रिलेवेंट अथॉरिटीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा. सर्वेलियंस बढ़ाना पड़ेगा और गुड ट्रेनिंग देनी पड़ेगी हमें. स्ट्रीट वेंडर को ट्रेन करना पड़ेगा अर्बन पॉपुलेशन के लिए, ये सब. तो पैसेज में अजम्पशन क्या क्या लिया वो हम देखते हैं. ऑप्शन ए, फूड सेफ्टी इज ए कॉम्प्लेक्स इश्यू दैट कॉल्स फॉर अ मल्टी प्रोलॉन्ग्ड सॉल्यूशन. हाँ, यही बात कर रहा है कि रेगुलेशन, कंप्लेनिंग, फूड हाइजीन, स्ट्रीट वेंडर सबको इन्वॉल्व करो. तो हाँ, पहला पॉइंट तो पक्का आएगा, ये हमारी अजम्पशन है. तो एक ऑप्शन हट गया. सेकंड, ग्रेट इन्वेस्टमेंट नीड टू बी मेड इन डेवलपिंग द मैन पावर फॉर सर्विलियंस एंड ट्रेनिंग. पैसेज में देखो ये भी बात कर रहा है कि हमारे लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए पड़ेगी. सर्विलियंस बढ़ाना है, कंप्लेनिंग, अवेयरनेस, रेगुलेशन, मैन पावर इम्प्रूव करना है. तो सेकंड वाला भी आएगा. थर्ड, इंडिया नीड्स टू मेक अ सफिशिएंट लेजिस्लेशन फॉर गवर्निंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. देखो पैसेज में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की बात नहीं हो रही है, और दूसरा लेजिस्लेशन की बात नहीं हो रही है, रेगुलेशन की बात हो रही है. तो इसका आंसर होगा क्या? ए, 1 and 2. 45, the passage seems to argue the interest of working and poor people have historically been neglected in planning of our cities. तो देखो यहाँ पे पार्टिसिपेशन की बात हो रही है. Our cities are increasingly intolerant, unsafe and unviable places for large number of citizens, and yet we continue to plan via the old ways. The static development plan that draws exclusively from technical expertise, distance from pupils' life experience and needs, and actively excluding large number of people. अभी तक हम ये कर रहे थे कि एक्सक्लूशन कर रहे थे बहुत सारे लोगों का प्लानिंग में. द पैसेज सीम्स टू आर्ग्यू, पहला, अगेंस्ट द मोनोपोली ऑफ बिल्डर्स एंड इंटरेस्ट ऑफ एलाइड ग्रुप्स. पैसेज में देखो बिल्डर्स की भी बात नहीं हुई, एलाइड ग्रुप्स की भी बात नहीं हुई, तो ये ऑप्शन हट गया हमारा. बी, अगेंस्ट द नीड फॉर ग्लोबल एंड स्मार्ट सिटी. पैसेज में स्मार्ट सिटीज़ की भी बात नहीं हुई और ग्लोबल की भी बात नहीं हुई, और इसके अगेंस्ट नहीं है. अगर बात भी करता तो इसके फॉर करता. सी, इन फेवर ऑफ प्लानिंग सिटीज मेनली फॉर वर्किंग क्लास एंड पुअर पीपल. ये भी बात नहीं कर रहा है. डी, इन फेवर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल ग्रुप्स इन सिटी प्लानिंग. ये बात कर रहा है कि हमें लोगों को भाई पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा सिटी प्लानिंग में. 46,
The above passage seems to imply that a vast majority of Indians are poor, with barely 10% employed in organized sector, being convinced that vigorous economic growth is generating substantial employment. अभी तक हमें कन्विंस किया था कि अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो अच्छा एम्प्लॉयमेंट आएगा, बट अभी भी हमारे वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियंस पुअर ही हैं और उसमें सिर्फ 10% ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं. बट दिस इज़ नॉट सो. When our economy was growing at 3% per year, employment in the organized sector was growing at 2% per year. As the economy began grow to 7 to 8% per year, the rate of growth of employment in organized sector actually declined to 1%. तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गई, 3 से 7% आ गई, बट जो एम्प्लॉयमेंट था ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो 2 से 1% आ गया. इसका मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहा है. क्वेश्चन में हमसे पूछा था अबव मैसेज सीम्स टू एम्प्लाई दैट. ऑप्शन ए, मोस्ट ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेशन. अभी डायरेक्टली बात नहीं हुई लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेशन आता है, तो ये पॉइंट को हम अभी रख सकते हैं ना, हटाने लायक नहीं है. ऑप्शन टू, मच ऑफ मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी डज नॉट नर्चर सफिशिएंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ लेबर इंटेंसिव नेचर रिसोर्स बेस्ड लाइवलीहुड. हाँ, ये बात हो रही है कि भाई हम जो है ना लेबर इंटेंसिव नहीं है हमारी इकोनॉमी, इसलिए तो इकोनॉमी बढ़ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा. तो सेकंड पॉइंट तो पक्का आएगा, तो बी ऑप्शन हट गया. थर्ड पॉइंट, सर्विस सेक्टर इन इंडिया इज़ नॉट वेरी लेबर इंटेंसिव. ये भी देखो बात कर रहा है, भले सर्विस सेक्टर आया नहीं है नाम, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही सर्विस सेक्टर आता है और हमें बताया कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा. एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा मतलब वो लेबर इंटेंसिव नहीं है, तो थर्ड वाला पॉइंट भी आएगा. तो हमारे 2 पॉइंट हट गए. फोर्थ, लिटरेट रूरल पॉपुलेशन इज नॉट विलिंग टू एंटर ऑर्गेनाइज सेक्टर. अब पैसेज में देखो ये बात नहीं हुई ना रूरल अर्बन वाली, तो ये फोर्थ पॉइंट हट जाएगा हमारा, फोर्थ गलत है. तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी 1 2 3. 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लॉजिकल रैशनल एंड क्रूशियल इन्फ्रेंस. इंडिया हैज बैंकिंग करस्पॉन्डेंट हु हेल्प ब्रिंगिंग पीपल इन द हिंटरलैंड टू द बैंकिंग फोल्ड. फॉर देम टू सक्सीड, मतलब बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के लिए बैंक्स कैन नॉट क्रिम्प ऑन कॉस्ट, दे ऑल्सो कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल एजुकेशन एंड लिटरेसी. तो ये बैंकिंग करस्पॉन्डेंट की बात कर रहा है कि भाई वो बहुत सारे लोगों को उनने बैंक से जोड़ा है, तो उनके लिए बैंक भाई अपने कॉस्ट कम नहीं कर सकती बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के लिए, और बैंक्स को उन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन और लिटरेसी पे. बैंकिंग करस्पॉन्डेंट आर वे टू स्मॉल टू बी viewed as a systematic risk, yet India's banking regulator have restricted them to serving only one bank. अभी तक ऐसा है कि बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सिर्फ एक ही बैंक को सर्व कर सकते हैं, 2 4 बैंक को नहीं कर सकते. Efforts at banking outreach may succeed only if there are better incentive at work for such last mile worker, and also those providers who ensure not just basic bank accounts but also products such as accident and life insurance and micro pension scheme. तो हमको बोल रहा है कि बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के लिए हमें इंसेंटिव देना पड़ेगा ताकि वो और अच्छे से काम कर पाएँ. तो इन्फ्रेंस क्या निकल के आ रहा है, ऑप्शन ए, एफर्ट्स टू ब्रिंग पीपल इन इंडियाज हिंटरलैंड इनटू द बैंकिंग सिस्टम आर नॉट सक्सेसफुल. ये बात ही नहीं हुई कि सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, तो ऑप्शन ए हट गया. ऑप्शन बी, फॉर मीनिंगफुल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडियाज बैंकिंग सिस्टम नीड्स मोर नंबर ऑफ बैंकिंग करस्पॉन्डेंट एंड अदर सच लास्ट माइल वर्कर. हाँ, ये हो सकता है. ऑप्शन सी देखते हैं, मीनिंगफुल फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया रिक्वायर्स दैट बैंकिंग करस्पॉन्डेंट हैव डाइवर्स स्किल्स. हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ इनकी स्किल्स की बात करिए ना कि भाई डिफरेंट बैंक कि वो डिफरेंट बैंक के लिए भी काम करें और बैंक अकाउंट्स भी देखें, एक्सीडेंट और लाइफ इंश्योरेंस भी देखें और पेंशन स्कीम्स भी देखें. तो सी भी हो सकता है. ऑप्शन डी, बेटर बैंकिंग आउटरीच वुड बी इम्पॉसिबल अनलेस ईच बैंकिंग करस्पॉन्डेंट इज अलाउड टू सर्व नंबर ऑफ बैंक. अब देखो ये एक्सट्रीम हो गया कि भाई इम्पॉसिबल, तो ये ऑप्शन तो हमारा हट गया. अब ऑप्शन दो बच रहे हैं, बी और सी. इसमें हम आगे 50-50 और कन्फ्यूजन रहेगा आपको इधर भी और एग्जाम में भी, बट इसका आंसर रहेगा सी. आपको एटलीस्ट 50-50 तक पहुंचना है, क्योंकि कई ऐसे यूपीएससी में आ जाते हैं क्वेश्चन जिनमें आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे और वहाँ सही आंसर नहीं निकाल पाएंगे. तो इसका आंसर है सी.
उनको स्किल्स को डाइवर्स करना है। इंडिया's economic footprint, given its population, still remain small compared to the US, European Union and or China. It has much to learn from other economies, yet must implement solutions that fits its unique circumstances. India especially needs to effective long-term regulatory system based on collaboration rather than the current top-down approach. रेगुलेशन की बात कर रहा है यहाँ पे। Regulation seeks desirable outcome yet are repeatedly used as political tool push one agenda or another. Often regulations fail to consider impact on jobs, economic growth or less restrictive alternatives. Regulation may be used to protect local market at the expense of most widely shared prosperity in future. Additionally, regulation inevitably result in numerous unintended consequences. In today's hyper-competitive global economy, regulation need to be viewed as weapon that seeks cost-justified social environment benefits while improving the economic well-being of citizens. तो यहाँ दिक्कत बताई कि भाई रेगुलेशन से क्या क्या दिक्कत आती है और हमें रेगुलेशन कैसे होने चाहिए। यहाँ पे बताया रेगुलेशन कैसे होने चाहिए। तो इन्फ्रेंस कुछ ऐसा ही आएगा जिसमें रेगुलेशन की बात हो रही होगी। A better regulatory system will help India achieve the size of economy appropriate to its population. हाँ, ये हो सकता है पहला वाला कि अच्छे रेगुलेशन होंगे तो हमारी इकोनॉमी इंप्रूव होगी विथ रिस्पेक्ट टू इस पॉपुलेशन। सेकंड, इन अ कॉम्पिटिटिव ग्लोबल इकोनॉमी इंडिया मस्ट यूज रेगुलेशन स्ट्रेटेजिकली। ये भी हो सकता है सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पे ही बोला है ना ग्लोबल कंपटीशन की बात हुई है, यहाँ पे बात हुई है इन टुडेज हाइपर कॉम्पिटिटिव ग्लोबल इकोनॉमी रेगुलेशन यूज्ड एज वेपन्स। तो मेरे ख्याल से सेकंड वाला भी सही हो सकता है। सी, रेगुलेशन इन इंडिया डू नॉट फेवर इट्स इंटीग्रेशन वाइल टुडेज हाइपर कॉम्पिटिशन ग्लोबल इकोनॉमी। सी भी हो सकता है। डी, जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ शुड बी डोमिनेट कंसिडरेशन इन डेवलपिंग इंडियाज रेगुलेटरी सिस्टम। तो देखो पैसेज में जॉब क्रिएशन की बात नहीं हुई, ये ऑप्शन हमारा हट गया। सी वाले में क्या बात हो रहा है, डू नॉट फेवर इट्स इंटीग्रेशन। तो ऐसी बात तो ही है बट ये ज़्यादा सही नहीं है। ज़्यादा सही क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। तो ज़्यादा सही होगा बी। अब देखो एग्जाम में आप इन दोनों में कंफ्यूज ही रहोगे, ए और बी में। वहाँ प्रेशर में हमें समझ में नहीं आता, बट यहाँ पे देखो स्ट्रेटेजिकली की बात इसलिए हुई है क्योंकि एज अ वेपन यूज करने बोला है, तो इसका आंसर होगा बी। अब पैसेज में अजम्पशन के लिए वो हम देखते हैं। इन टुडेज ग्लोबल इकोनॉमी रेगुलेशन आर नॉट इफेक्टिवली यूज टू प्रोटेक्ट लोकल मार्केट। देखो ये अजम्पशन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहीं पे बात हुई है रेगुलेशन में बी यूज टू प्रोटेक्ट लोकल मार्केट एट द एक्सपेंस ऑफ मोर वाइडली शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इन फ्यूचर। तो पहले ही वाली अजम्पशन तो हमारी गलत हो गई, दो ऑप्शन हट गए हमारे। सेकंड, social and environment concerns are generally ignored by the government across the world while implementing the regulation। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर इंडिया की बात होती तो शायद ये सही हो जाता, बट यहाँ पे ये वर्ल्ड की बात करने लगा कि वर्ल्ड में ही इग्नोर कर रहे हैं, तो ये पॉइंट भी गलत है, क्योंकि वो वर्ल्ड में तो बोल रहे हैं ना कि चाइना यूएस ये सब अच्छा कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा डी, नाइदर। 63, मोस्ट लॉजिकल रैशनल एंड क्रूशियल इन्फ्रेंस। 64, assumption. In a study, scientists compared that microbiomes of poorly nourished and well nourished infant and young children। हमने poorly nourished और well nourished infants के microbiomes को कंपेयर किया। Gut microbes were isolated from fecal sample malnourished and healthy children. The microbiomes was immature and less diverse in malnourished children compared to better developed mature microbiomes of in healthy children. According to some studies, the chemical composition of mother's milk has shown the presence of modified sugar, silated oligosaccharides. This is not utilized by the baby for its own nutrition. However, the bacteria constituting the infant's microbiome thrive on this sugar, which serve as their food. Malnourished mothers have low levels of this sugar in their milk. Consequently, the microbiomes of their infants fail to mature. तो भाई जो मेल नरिश्ड बच्चे होते हैं ना उनमें ये वाली शुगर नहीं मिलती, मॉडिफाइड शुगर जो है, तो उसके कारण वो फूड को यूटिलाइज नहीं कर पाते। दैट इन टर्न लीड्स टू मेल नरिश्ड बेबीज। तो इस पैसेज का इन्फ्रेंस क्या निकलेगा, अनुमान क्या लगा सकते हैं इससे हम, या अंदाजा क्या लगा सकते हैं वो देखते हैं। ऑप्शन ए,
इफ malnourished condition in children is caused by gut bacteria, it cannot be treated. अभी देखो एक्सट्रीम हो गया ना, और पैसेज में ऐसी बात ही नहीं हुई कि ट्रीटमेंट वाली बात, तो ऑप्शन ही हट गया हमारा। कोशिश हमें यही करनी है कितनी ऑप्शन हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं। बी, द गट्स ऑफ malnourished babies should be inoculated with mature microbiomes। देखो पैसेज में कंपैरिजन बताया हमें, है ना, ये सॉल्यूशन तो उसने बताया ही नहीं कि हम भाई जो malnourished बेबी का जो गट्स है उसमें हम मैच्योर माइक्रोबायोम डाल दें, तो ऑप्शन बी भी गलत। सी, बेबीज ऑफ malnourished मदर शुड बी फेड विद डेयरी मिल्क फोर्टिफाइड विद साइलेटेड ओलिगोसैकेराइड्स इंस्टेड ऑफ मदर मिल्क्स। तो इसमें बोल रहा है कि भाई उनको माँ का दूध देने की जगह आप ये शुगर दे दो डेयरी मिल्क के साथ। तो भाई मेरे ख्याल से ये ऑप्शन भी गलत ही होगा, है ना। ऑप्शन डी, रिसर्च ऑन बैनिंग इफेक्ट ऑफ गट बैक्टीरिया ऑन न्यूट्रिशन हैज पॉलिसी इम्प्लीकेशन। हाँ, ये हो सकता है कि भाई जो रिसर्च निकल के आई है उसको आप पॉलिसी में यूज़ करो, ये इन्फ्लुएंस निकल सकता है। तो ऑप्शन डी सही है। 64, क्या अजम्पशन ली हमने पैसेज में। फर्स्ट, प्रोसेस्ड probiotic foods are a solution to treat the children suffering from malnutrition due to immature gut bacteria composition। देखो पैसेज में कहीं ऐसी सॉल्यूशन की हमसे बात की नहीं है, पहली बात। और दूसरा, प्रोबायोटिक, प्रोसेस्ड प्रोबायोटिक, इन सब की कुछ ऐसी बात निकली नहीं है ना, ऐसा कुछ अजम्पशन समझ में आ रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया हमारा, दो ऑप्शन कट गए। अब क्या सेकंड, द बेबीज ऑफ malnourished मदर्स जनरली टेंड टू बी malnourished। हाँ, ये सही होगा। ये अजम्पशन है ना भाई, जो माँ कमजोर है तो हो सकता है उसका बच्चा भी कमजोर ही हो। 65, अजम्पशन पूछा है हमसे। टेम्परेचर हैज बीन राइजिंग नियरली 5 times as rapidly on western Antarctic Peninsula than the global average over the past 5 decades. Researchers have now found that melting glaciers are causing loss of species diversity among benthos in the coastal water of Antarctica Peninsula। तो डाइवर्सिटी कम हो रही है, स्पीसीज कम हो रही है, impacting an entire sea floor ecosystem. They believe increased level of suspended sediment in water to be cause of dwindling biodiversity in the coastal regime। तो इसमें अजम्पशन क्या क्या दिख रही है। एक तो टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो अंटार्कटिका के पास ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, उसके कारण स्पीसीज लॉस हो रही हैं, सी फ्लोर इकोसिस्टम बेकार हो रहा है, वहाँ का इम्पैक्ट हो रहा है। पहला पॉइंट क्या है, रीजन्स ऑफ ग्लेशियर वार्म फास्टर देन अदर रीजन्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो देखो ऐसी कहीं बात नहीं करी, सिर्फ अंटार्कटिका मेल्ट हो रहा है, उसके कुछ भी रीज़न हो सकते हैं टेम्परेचर बढ़ने के, बट उससे हम ये अनुमान नहीं लगा सकते या ये एज्यूम करके हमने नहीं लिखा होगा कि हर जगह के ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं जल्दी अदर रीजन के कंपैरिजन में। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल बेकार है, हट गया। तो बी और सी ऑप्शन बचते हैं। सेकंड, ग्लोबल वार्मिंग कैन लीड टू सी फ्लोर सेडिमेंटेशन इन सम एरियाज। हाँ, ये बात हो रही है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है अंटार्कटिका का, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके कारण सी फ्लोर इकोसिस्टम इम्पैक्ट हो रहा है और वहाँ के पार्टिकल सस्पेंड हो रहे हैं इन सम एरियाज, मतलब अंटार्कटिका। तो ऑप्शन टू सही है, तो इसका आंसर सी हो गया। फिर भी हम थर्ड वाला देखते हैं, मेल्टिंग ग्लेशियर कैन रिड्यूस मैरीन बायोडाइवर्सिटी इन सम एरिया। हाँ, तो ये हो रहा है ना कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, उसके कारण स्पीसीज लॉस हो रही हैं सम एरियाज, मतलब अंटार्कटिका। तो सी आंसर सही है इसका। 66, इसमें हमसे अजम्पशन पूछ रहा है। ये रिसर्च टीम एग्जामाइंड एन लॉन्ग टर्म ओल रूस्ट, जो उल्लू का घोंसला रहता है ना उसको रूस्ट बोलते हैं, ऑल स्प्रे on small mammals and excreted remains of those meals that accumulate over the time provide us insight into the composition and structure of small mammals over the past millennium. The research the research suggests that the research suggests that when the earth went through a period of rapid warming about 13,000 years ago, the small mammals community was stable and resilient. But from the last quarter of the 19th century, human made changes to the environment had caused enormous drop in biomass and energy flow। ह्यूमन मेड चेंजेस, ये बात हुई है। दिस ड्रामेटिक डिक्लाइन इन एनर्जी फ्लो मीन्स मॉडर्न इकोसिस्टम आर नॉट अडेप्टिंग एज इजली एज दे डिड इन द पास्ट। ये इंपॉर्टेंट है। तो अब अजम्पशन क्या है वो देखते हैं। पहला, ग्लोबल वार्मिंग इज ए फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग नेचुरल फिनोमिना। पैसेज में देखो कहीं भी नहीं लिखा ना ऐसा अजम्पशन है कि नेचुरल फिनोमिना है और फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमन मेड भी हो रही है, तो ये हमारा ऑप्शन ही हट गया।
ये हटा तो इससे 2 पॉइंट हट गए, अब क्या बचे बी और सी। सेकेंड पॉइंट, द इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग विल नॉट एडवर्सली अफेक्ट स्मॉल मैमल्स। नहीं भाई, ग्लोबल वार्मिंग से इम्पैक्ट हो रहे हैं स्मॉल मैमल्स, तो ये भी अजम्पशन हमारी गलत है, वाला भी पॉइंट हट गया। अब थर्ड वाला देखते हैं, ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ अर्थ नेचुरल रेजिलेंस। हाँ, ये बात हुई है कि ह्यूमन मेड चेंजेस के कारण बायोमास और एनर्जी फ्लो इम्पैक्ट हो रही है, कम हो रही है, तो उसके कारण मॉडर्न इकोसिस्टम भी इम्पैक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर है बी, 3 ओनली। 67, इसमें अजम्पशन क्या है वो देखते हैं। फूड वैरायटी एक्सटिंक्शन इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड and it's happening fast. For example, of the 7,000 apple varieties that were grown during the 19th century, fewer than 100 remains. In Philippines, thousands of varieties of rice, अब वहाँ भी कम हो गई। चाइना में 90% of wheat varieties cultivated, अब वो भी कम हो गई। Farmers in the past painstakingly bred and developed crops well suited to peculiarities of their local climate। पहले ऐसा होता था कि हम अपनी लोकल क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के हिसाब से क्रॉप्स वगैरह को उगाते थे या बनाते थे। इन द रिसेंट पास्ट अवर हैवी डिपेंडेंस ऑन अ फ्यू हाई यील्ड वेराइटीज एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज कॉजिंग ड्वेलिंग ऑफ डाइवर्सिटी इन फूड क्रॉप्स। अब हम रिलाई करते हैं फ्यू हाई यील्डिंग वेराइटीज़ पे और टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन पे, इसलिए डाइवर्सिटी कम हो रही है फूड की। If some mutating crop disease or future climate change decimates the few crops plant we have come to depend on to feed our growing population, we might desperately need some of those variety we have let go extinct। तो ये बोल रहा है कि जो हम पहले, जो हमारे पास जितनी वैरायटीज थी ना, जो, तो हमें उनके पास भी जाना पड़ेगा, हम इन पे डिपेंड नहीं हो सकते। पैसेज में क्या assumptions लिए हम वो देखते हैं। पहला, ह्यूमंस हैव बीन द मेन रीजन फॉर द लार्ज स्केल एक्सटेंशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। तो देखो, ऐसी अजम्पशन तो ले सकते हैं हम, बट हम आगे के पॉइंट भी देखते हैं। सेकंड, कंजम्पशन ऑफ फूड मेनली फ्रॉम लोकली कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंश्योर फूड डाइवर्सिटी। ये तो मेन बात ही बोल रहा है वो, देखो यहाँ पे बात बोली है उसने। तो सेकंड अजम्पशन तो पक्की है कि भाई वो एज्यूम ही कर रहा है कि हमें लोकल क्रॉप्स के पास जाना पड़ेगा जो हम लोकली ग्रो करते थे। तो सेकंड पॉइंट तो आएगा, तो 2 ऑप्शन हमारे हट गए, तो पहला वाला भी हट ही गया फिर नेचुरली। थर्ड, द प्रेजेंट स्टाइल ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड सप्लाई विल फाइनली लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ फूड स्कार्सिटी इन नियर फ्यूचर। तो देखो, अभी तक हमने जितने भी पैसेज या आंसर देखे ना, उसमें जब भी ऐसा कुछ आया नियर फ्यूचर वाला, तो वो हमेशा गलत हुआ है, तो ये भी हम गलत ही कर देंगे। फिर भी हम फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। Our food security may depend on our ability to preserve locally cultivated varieties of crop। पूरे पैसेज में यही बात हुई है, locally cultivated varieties of crop। तो फोर्थ वाला सही होगा, आंसर है बी, बी फॉर बॉम्बे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब